ओके, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सेशन गाइस, गुड आफ्टरनून। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत एस्पेक्ट सिमिलैरिटी का समझ रहे थे। यू रिमेंबर सिमिलैरिटी? तो मैंने आपको बताया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और किस तरीके से उसे हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर यू नो फॉर आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जहां पे मैंने आपको सिमिलैरिटी का एस्पेक्ट बताया और ट्रिग्नोमेट्री बताया कि ट्रिग्नोमेट्री और सिमिलैरिटी दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं। अब सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट ऐसा चीज इंपॉर्टेंट, उसको हम यूज बहुत ज्यादा करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, आप समझ तो शायद नहीं पाओगे, लेकिन आपको एक चीज की फील आ जाएगी बिकॉज ये चैप्टर आप कर रहे हो अभी स्टैंडर्ड 9th 10th लेवल पे। 10th वालों का भी ये चैप्टर है, सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड सबका है। एक चैप्टर है, सुनना, लाइट नाम से आप जानते हो, लाइट या ऑप्टिक्स जैसा भी नाम से आप जानते हो, याद आ रहा है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लाइट या ऑप्टिक्स इस नाम से आप उस चैप्टर को जानते हो, लाइट या ऑप्टिक्स, यू रिमेंबर? आपको याद आ रहा है, ये आपके बोर्ड्स में है, लाइट या ऑप्टिक्स इस नाम से आप जानते हो इस चैप्टर को। इस चैप्टर को हम स्टैंडर्ड 11th में नहीं, स्टैंडर्ड 12th में पढ़ते हैं और इसका नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। डिटेल में पढ़ते हैं, हम पूरा डील करते हैं पूरा इसका बेसिक साइंसेस के ऊपर। इसका नाम के आगे देखो ज्योमेट्री लगा हुआ है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये ज्योमेट्री लगा हुआ है एंड इट लिव्स बाय व्हाट द नेम इज। इस चैप्टर में पूरा ज्योमेट्री का नॉलेज आपका यूज होगा, पूरा ज्योमेट्री का नॉलेज। पूरा ज्योमेट्री का नॉलेज मतलब मैक्सिमम इस चैप्टर में यूज होगा, क्या मैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी भी थोड़ा थोड़ा। क्या क्या? ट्रिग्नोमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल्स, और जो जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड 10th लेवल में, सारे ज्योमेट्री आपको काम आएंगे यहाँ पे। बट ये चैप्टर होता है स्टैंडर्ड 12th, ठीक है। और मैंने जो कल आपको एक शेडो वाला क्वेश्चन दिया था वो इसी वेराइटी मतलब इसी वेरिएंट का क्वेश्चन एक था, जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है, वैसे वाला मैथ्स, ठीक है। तो सिमिलैरिटी आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। यू नो व्हाट, आपको अपनी पूरी ज्योमेट्री की पढ़ाई, यस, सुने ध्यान से, आपको समझ में आएगी। आप अब आपने जितनी भी ज्योमेट्री की है, सुनना ध्यान से, अभी मैं आपको पूरा एकदम क्रक्स बता रहा हूं। आपने जितनी भी ज्योमेट्री की है, सुनो, आपने दो टाइप की ज्योमेट्री की है। इधर यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग लेंथ्स और यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंगल्स। और क्या किया आपने? एरिया, एरिया चैप्टर आपने एक किया था, याद है आपको? एरिया, एरिया कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इज हाफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। पढ़ा है एरिया चैप्टर, थियरम्स ऑन एरिया। याद नहीं आ रहा है? आना चाहिए याद। आपको आपको याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रिमेंबर व्हाट आई सेड? एरिया चैप्टर शायद बहुत से लोगों का 9th स्टैंडर्ड में होगा, शायद 10th में है ही नहीं शायद, ठीक है। तो एरिया थियरम्स, उसमें क्या होता था याद करो। आप दो पैरेलल लाइंस लेते थे, उनके बीच में सेम बेस के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे और एक ट्रायंगल ड्रॉ करते थे। फिर आप ज्योमेट्रिकली ये प्रूफ भी कर चुके हो कि ट्रायंगल की एरिया रेक्टेंगल के एरिया के आधा हो। याद आ रहा है? हाँ, 9th स्टैंडर्ड में किया था ना? हाँ। तो वो जो एरिया के कुछ थियरम्स है, वो कभी कभार काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं आते। मैक्सिमम ज्योमेट्री में आप जो करते हो ना, मैक्सिमम ज्योमेट्री जो आपने 8 9 10 स्टैंडर्ड में किया है, इधर वे यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग लेंथ और यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंगल्स। तो जब आपने फाइंडिंग लेंथ के बारे में सुना या कर रहे थे आप प्रॉब्लम्स, आप सोचो लेंथ फाइंड करने के लिए आपने कौन कौन से थियरम्स यूज किए। लेंथ फाइंड करने के लिए आपने यूज किया था सबसे इंपॉर्टेंट टूल सिमिलैरिटी, सेकंड इंपॉर्टेंट टूल ट्रिगो, जो आपने हाइट्स एंड डिस्टेंस में किया है। थर्ड इंपॉर्टेंट टूल अगर आपको याद होगा तो आपने यूज किया था पाइथागोरस, याद है? सिमिलैरिटी, पाइथागोरस, ट्रिगो, these are the things that you have used in order to find length. You remember? यही तीन चीजें आपने एक्सटेंसिवली यूज किया है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और यूज नहीं किया, किया होगा लेकिन उतना एक्सटेंसिवली नहीं। और फिजिक्स में हमें इन तीनों की जरूरत ज्यादा पड़ती है लेंथ फाइंड करने के लिए, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस या ट्रिगो। जनरली यही तीनों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और एंगल निकालने के लिए हमारे पास ढेर सारे फॉर्मूले हैं। लेकिन आपने एक बात रियलाइज की होगी जब आप ये ज्योमेट्री पढ़े होगे, आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि ज्योमेट्री में एंगल निकालने की जब बात आती है तो हम बेसिकली
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइंस एंड ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, एंगुलर प्रॉपर्टीज, लाइंस एंड ट्रायंगल्स की। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइंस एंड ट्रायंगल्स की एंगुलर प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती है। अब ऐसा कैसे बोला सर आपने? मैं बता रहा हूँ आपको। आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो और सोचो, सर्कल में जितने भी एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टीज है उनकी अगर आप प्रूफ देखो ना, वो ट्रायंगल कंसीडर करते हुए वो सब प्रूफ किए गए। बेसिक क्या है? बेसिक है लाइंस और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। आपने सर्कल में जितने भी थ्योरम किए हैं उसके प्रूफ्स को याद करो। आपने सर्कल में थ्योरम पढ़ा हुआ है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। यस और नो? यस और नो? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लैरिटी यही है। ये जो आपने प्रूफ किया था इसका प्रूफ याद करो। इसका प्रूफ करने के लिए आपने ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए थे और ट्रायंगल में जो एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टीज है उनको यूज करके ये प्रूफ किया था। यू ऑल एबल टू रिकॉल व्हाट आई एम सेइंग? ये प्रूफ्स आपके स्टैंडर्ड 10th लेवल में हैं, राइट? काम आती है बहुत सारे, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए इसके ऊपर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये तीन ब्रह्मास्त्र हैं, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस और ट्रिगो। सिमिलैरिटी, पाइथागोरस एंड ट्रिगो, और एक कभी कभी हम यूज कर लेते हैं विच इज कॉन्ग्रुएंसी। आपको समझ में आएगा क्या है? ठीक है। और एंगल फाइंड के लिए हमारे पास लाइंस और एंगल्स के सारे एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए। लाइंस में जनरली हम क्या यूज करते हैं? वही पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल मेक्स 180 डिग्री, ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं फॉर एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टीज। और ट्रायंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल टू सम ऑफ इंटर ऑपोजिट एंगल, थ्री एंगल स्प्लिट एंगल मेक्स 180 डिग्री, फिर आप एंगल बाइसेक्टर के भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज जो आप जानते हो, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज, उनको हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में बहुत एक्सटेंसिवली। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब आपको दिखेगा कि बेटा एक स्टेज के बाद ये सब मैथ्स ही है, बेसिक बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं। तो आप अपनी पूरी ज्योमेट्री की पढ़ाई को अगर आप देखोगे, बहुत आपने पढ़ा है ज्योमेट्री 8, 9, 10, आप बेसिकली यही चीज निकालते हो, इनवेरिएबली यही चीज निकालते हो, इधर यू आर इंटरेस्टेड फाइंडिंग लेंथ्स और यू आर इंटरेस्टेड फाइंडिंग एंगल्स, राइट? यही करते हो आप। और फिजिक्स में भी यही निचोड़ आपका काम आने वाला है कि आप एंगल निकालोगे या लेंथ्स निकालोगे, यही निकालना है आप। और इसी के ऊपर बाकी के फिजिकल फेनोमेनन डील होते हैं। तो ये निकालना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए हमें ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो ज्योमेट्री में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा सिमिलैरिटी, सबसे ज्यादा। बहुत सारे चैप्टर में आपको दिखेगा सिमिलैरिटी यूज होते हुए, और आप उसको, अगर आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा कर लोगे। ट्रिग्नोमेट्री, एज आई सेड, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह घुस जाता है, जहां पे भी लेंथ एंगल वेंगल आया ट्रिग्नोमेट्री घुस जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ट्रिग्नोमेट्री घुस गया। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको इन सब में के साथ ही लेके चलना है आगे, ठीक है? कोई घबराने वाली बात नहीं। तो ये आपके ज्योमेट्री की पूरी क्रक्स है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? और यूज किया है बहुत ज्यादा यूज, ठीक है? अब आप देखिए, जैसे कि आपने पॉलीगॉन पढ़ा होगा, पॉलीगॉन के कॉन्सेप्ट्स काम आ जाते हैं। पॉलीगॉन आपने पढ़ा होगा, पॉलीगॉन में भी आप याद करो, आपने एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ा हुआ है। रेगुलर पॉलीगॉन का ईच इंटीरियर एंगल कितना, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। यस और नो? पढ़ी थी कि नहीं बोलो? मैं आपके लिए एक छोटा सा केस लेता हूं पॉलीगॉन का। सपोज मैं एक हेक्सागन लेता हूं, ठीक है? हेक्सागन आपको समझ में आ रहा है, ये सब बहुत काम आता है। हेक्सागन लिया, ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में ये 6 साइडेड है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे, ये सेंट्रल एंगल कितना हो गया? दिस इज 360/6। तो सिमिलरली अगर मैं एन साइडेड पॉलीगॉन लूं तो इसकी सेंट्रल एंगल जो होगी एक ट्रायंगल की, वो हो जाएगी 360 डिग्री बाई एन साइडेड पॉलीगॉन लिया। अब सुनना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन पूछा जाए, तो अगर इसका ईच इंटीरियर एंगल पूछा जाए तो ये अगर 60 डिग्री हो गया, ये रेगुलर पॉलीगॉन देखो ये 60 डिग्री, तो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस फ्रॉम सिमेट्री। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बेसिकली आप देखोगे कि अगर इसकी साइज r है तो इसकी भी साइज r हो जाएगी, या a है तो इसकी भी साइज a हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो r, तो बेसिकली ईच इंटीरियर एंगल कितना हो गया? दिस प्लस दिस एंगल, तो ये देखो ये 120 डिग्री। ये 120 डिग्री कैसे आया? ध्यान समझते हैं।
ईच इंटीरियर एंगल को करने के लिए क्या किया हमने, ईच इंटीरियर एंगल को, ये अगर देखोगे ये आपको 360 डिग्री बाई ध्यान सुनना, ये आपने क्या किया, ये 360 डिग्री बाई एन आया, तो ये वाला कितना आया, ये 2 सिमेट्री से, तो 360 डिग्री बाई एन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ध्यान से, ये बचा हुआ अगर मैं एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन लेता हूँ तो ये 2 एंगल मिलके कितना आएंगे, 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई एन। ये 360 डिग्री बाई एन हुआ, तो ये 2 एंगल मिलके 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई एन होगा, तो ये 2 एंगल मिलके हुए हैं, तो ये पूरा इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई एन ही होगा। यस और नो, यस और नो, तो ये आ जाएगा कितना, इट इज 180 डिग्री इंटू 1 माइनस 2 बाई एन, विच इज 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2 बाई एन। अगर आप याद करोगे ये फॉर्मूला आपको रटाया गया है, 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2 बाई एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, यस और नो, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। आपने पक्का ये 9th स्टैंडर्ड में किया है, बेसिक ज्योमेट्री है, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो ज्योमेट्री के साथ खेलना बहुत जरूरी है, काम आता है। क्या सबको समझ में आ गया? एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड? सबको याद आ रहा है ये फॉर्मूला 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2 बाई एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, यू रिमेंबर? अच्छा, अब आएगा यहाँ पे नेक्स्ट पेज में मैं जा रहा हूँ, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ regular n-sided polygon, of a regular n-sided polygon, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन का सपोज मैंने आपसे पूछ लिया ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ध्यान से देखें, ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एंगल, ये ईच एक्सटीरियर एंगल है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इट विल बी 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विच इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कुछ समझा कि नहीं बोलो, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाय एन, तो ये वैल्यू आ गई 360 डिग्री बाय एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या आपको चमका है अच्छे से? ये आपने रटा हुआ था, रटने की जरूरत नहीं है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री 360 डिग्री बाय एन इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब कुछ भी पूछे इसमें ज्योमेट्री हमें आना चाहिए, एंगल रिलेटेड कुछ भी पूछ ले हमें आना चाहिए, तो ये काम आता है, ये काम आएगा, आपको दिखेगा पहले ही चैप्टर में, आपको ये सब चीजें दिखते हुए नजर आएंगी, अरे हाँ यार ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज, वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। आइए अब देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। अच्छा, अगर पॉलीगॉन रेगुलर नहीं हुआ तो हमें एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टीज या साइड रिलेटेड प्रॉपर्टीज लेके ही हमें सॉल्व करना है, बाकी हम और कुछ कर नहीं पाएंगे, वी हैव टू यूज दोस कांसेप्ट्स ओनली, राइट, और हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। तो हमें बेसिक से चलना पड़ेगा अगर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं हुआ, ठीक है। कैसे हम ईच इंटीरियर एंगल निकालेंगे, तो हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी भी रहेगी, सो वी शुड बी एबल टू यूज इट, ठीक है। आइए अब देखिए, अब मैं वो सेक्शन बात करूंगा जो कि आपको आइडिया है, विच इज सरफेस एरिया। अगेन सरफेस एरिया जो है, अगर आप लॉजिकली सोचोगे, सरफेस एरिया आपने मेंसुरेशन में पढ़ा है, लेकिन आप देखोगे कि सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से आता है, प्लस ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए बेसिक सरफेस एरियाज हम सबको पता है, मैं क्विकली आपके लिए सम अप कर देता हूँ। बेसिक सरफेस एरिया सबको पता है। सरफेस एरिया जब हम बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3D ऑब्जेक्ट्स। अगर हम 2D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एरिया, नॉट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 2D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान से। अब आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस 2D ऑब्जेक्ट इज योर रेगुलर और इरेगुलर, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर रेगुलर है तो हम इसका सरफेस एरिया का कोई रेडी फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है, पर अगर इरेगुलर है कोई 2D ऑब्जेक्ट तो इसका जो
फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बनेगा, हमें उस केस में बेसिक एक एक एरिया का एक एक फेसेस का सरफेस निकालना पड़ेगा और फिर सबको ऐड करना पड़ेगा टू गेट द टोटल सरफेस एरिया। बट रेगुलर फिगर्स में हम सरफेस एरिया याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, सुनिए ध्यान से, सरफेस एरिया बेसिकली दो होता है। सरफेस एरिया इसको 3D, हाँ 3D, मैंने 2D बोला क्या, सॉरी, अगर 2D बोला होगा तो सॉरी, सरफेस एरिया इसको 3D, ठीक है। सरफेस एरिया जो होता है ये दो सरफेस एरिया होता है। मैंने 2D बोला क्या गलती से, सरफेस एरिया इज यूज्ड फॉर 2D ऑब्जेक्ट, ऐसा बोला क्या मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर मैंने ऐसा बोला है तो आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। सरफेस एरिया इज यूज्ड फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स, राइट, नॉट फॉर 2D ऑब्जेक्ट। अब ये सरफेस एरिया दो होती है, एक होती है टोटल सरफेस एरिया और एक होती है कर्व सरफेस एरिया, ये आपको समझ में आता है। तो सुनो, ये सरफेस एरिया निकालने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स वो क्या है। स्टैंडर्ड रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूं तो इट विल बी पेरीमीटर ऑफ फेस इनटू लेंथ बिटवीन टॉप फेस एंड बॉटम फेस। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आप फील कर सकते हो कि इस फॉर्मूला से आपका कर्व सरफेस एरिया, जितने भी फिगर्स आप जानते हो जो जिसमें यू नो जिसमें रेगुलर फिगर्स हैं, वो इसका यही आंसर होगा। कोन छोड़ देना, क्योंकि कोन इज नॉट अ रेगुलर फिगर, याद रखना। कोन का बेस का एरिया और कोन का टॉप का एरिया में डिफरेंस है। कोन का बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और टॉप का एरिया होता है 0। तो कोन में ये फॉर्मूला मत लगाना, ठीक। कोन छोड़ के बाकी आप देखो। सपोज यू स्टार्ट विद अ क्यूब, क्यूब की कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, सुनो, वो एरिया जो आप टच कर सकते हो अपने हाथों से, लीविंग द टॉप एरिया विच फेसेस द स्काई एंड द बॉटम एरिया ऑन विच द बॉडी रेस्ट्स। नहीं आया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, द एरिया विच यू कैन टच विथ योर हैंड्स, फील विथ योर हैंड्स, लीविंग द टॉप एरिया विच फेसेस द स्काई एंड द बॉटम एरिया ऑन विच द बॉडी रेस्ट्स। इनको छोड़ के बाकी जो एरिया आप अपने हाथ से टच कर सकते हो, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फील आई। जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात बोलूं तो वो एरिया जो हम अपने हाथों से फील कर सकते हैं, प्लस टॉप का एरिया जो फेस करता है स्काई को, प्लस बॉटम का एरिया जिसके ऊपर बॉडी रेस्ट कर रहा है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। यस और नो, क्या फील आई है, बोलना पड़ेगा एवरीवन, क्या फील आई है, यस सर। तो तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या है ये मैंने बताने की कोशिश की है आपको, ठीक है। अब आप देखें, आपने क्यूब देखा, क्यूबॉइड देख लो। क्यूबॉइड की आपकी सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस एरिया होगी वो अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपन कि आपने किस सरफेस के ऊपर उसे लिटाया है और कौन सा सरफेस स्काई को फेस कर रहा है। क्या अगर एक क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, मान लीजिए एल, बी एंड एच, तो क्या आपको लगता है कि उसकी कर्व सरफेस एरिया कांस्टेंट होगी, या डिपेंडिंग अपन कि कैसे आपने उसे लेटाया है उसका कर्व सरफेस एरिया चेंज होगा। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब, ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये सबको खटाखट जवाब देना चाहिए। जल्दी बोलो, समझ आई मैंने क्या बोला। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन किस सरफेस के ऊपर उसे लिटा दिया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट कर्व सरफेस एरिया विल चेंज। यस और नो, यस। क्या आपको फील आ रही है। एक ब्रिक पकड़ लो, ब्रिक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ क्यूबॉइड। ब्रिक पकड़ लो, ब्रिक के आप अलग अलग फेसेस पे उसे लिटा सकते हो। जिस फेस पे लिटाए, सेम फेस विल फेस द स्काई accordingly to the face on which you are letting it touch the surface, and hence the face which is facing the sky आपकी कर्व सरफेस एरिया डिफाइन होगी, और कर्व सरफेस एरिया वेरिएबल होगी उसके हिसाब से। बट क्यूब के लिए कर्व सरफेस एरिया सेम होगी। अच्छा, सिलेंडर, सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, निकालो। पेरीमीटर ऑफ एरिया 2 पाई आर, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप फेस एंड द बॉटम फेस विच आर सेम, एच, खत्म। 2 पाई आर एच, यही पढ़ा है ना तुमने। टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हो तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। टॉप एरिया और बॉटम एरिया दोनों को जोड़ते हैं। यस और नो। अब तुम सोचोगे कि ये क्यों कर रहा है, यू इसलिए कर रहे हैं ना ये, क्योंकि आपको एक चैप्टर आता है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको फील भी आएगी। एक चैप्टर आता है जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 11वीं में पढ़ाया जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें क्या होता है कि लिक्विड कैसे बिहेव करता है जब वो किसी कंटेनर में होता है,
साथ में, तो उस केस में हमें वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ती है, कितना वॉल्यूम है, कितना मास ऑफ लिक्विड है। तो वो निकालने के लिए हमें कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो निकालना पड़ता है, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हमें मेंसुरेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। वेरी गुड तनय, हाइड्रोस्टैटिक्स, यस, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, वी नो इट और नॉट? नो, we know it or not? We should know it, बस this should be known. लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर ना, लिक्विड का अपना शेप होता है क्या? लिक्विड को आप लेके एक ऐसे बॉटल में डाल दो तो लिक्विड का शेप जो बॉटल का शेप है वही हो जाएगा। कुछ दूसरे कंटेनर में डाल दो तो अकॉर्डिंगली उसका शेप चेंज हो जाएगा, यस और नो? तो लिक्विड ऑलवेज टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड के प्रॉपर्टीज को, या फिर उसमें अगर मास रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो वो सॉल्व करने के लिए हमें मेंसुरेशन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, और ये बेसिक फंडा हमारे काम रहता है। तो अगेन चैप्टर्स में आपको डिपेंड दिखेगा कि कैसे हम यूज कर रहे हैं, और भी क्वेश्चन है मैं आपको बताता चलूंगा कैसे ये सब चीजें काम आती है। अच्छा जी, तो कर्व सरफेस एरिया आया, पेरीमीटर ऑफ फेस इनटू लेंथ बिटवीन द टॉप फेस एंड बॉटम फेस, दिस फार्मूला विल बी एप्लीकेबल। ये जो फार्मूला आपने लिखा है ये एप्लीकेबल तभी होगा जब टॉप फेस एंड बॉटम फेस आर एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है मतलब टॉप का जो एरिया है और बॉटम का जो एरिया है ये दोनों का रेडियस सेम है, तब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अगर हम पेरीमीटर ऑफ द फेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया जोड़ दो प्लस टॉप एरिया जोड़ दो प्लस बॉटम एरिया जोड़ दो, यस और? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस विल गिव यू व्हाट? टोटल सरफेस एरिया, ठीक। अच्छा, इसमें कोन जो है ये एक एक्सेप्शन है, कोन में टॉप एरिया और बॉटम एरिया अलग अलग एरिया है, और कोन का सरफेस एरिया आता है क्या? पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, यस और नो? आता है क्या पाई आर एल? फील आ रही है आपको? पाई आर एल याद आ रहा है? एल इज द स्लांट हाइट, एंड अगर उसकी टोटल सरफेस एरिया कोन की बात की जाए तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यू रिमेंबर? यस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब आप देखें, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस फिजिक्स में होता है। देखिए फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स है, मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बोलूंगा जो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? देखो एक चैप्टर है जो आपने अभी किया हुआ स्टैंडर्ड 10th में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, किया है कि नहीं? बोलो, किया है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया है क्या? उसमें याद करो आपने ऐसे टाइप के सवाल किए होंगे, सुने ध्यान से, उसमें देखिए आपने ऐसे टाइप के सवाल किए होंगे कि एक वायर है, उस वायर को खींच के उसकी लेंथ को डबल कर दी गई, बताइए उसका रेजिस्टेंस कितने से चेंज होगा? सवाल किया है आपने ऐसा? पक्का किया होगा, आपके नोट्स में होगा, आपके बुक में भी है। आईसीएससी के बोर्ड के तो बुक में तो है ही है, सीबीएसई के भी है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, और स्टेट बोर्ड के बुक में भी है। याद आ रहा है आपको? यस। तो अब इस चीज को फील करें। सपोज मैंने आपको, सुनेंगे ध्यान से आप, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट गिव मी। सॉरी, आइए। सो वी अंडरस्टूड इट, राइट? अच्छा, हाँ, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दिया, समझना, फील करना, इसके अंदर पूरा मेंसुरेशन आपको दिखेगा, मैथ्स में मेंसुरेशन यूज होते हैं। सपोज हमारे पास एक वायर है और ये वायर सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है? इसकी कुछ लेंथ थी, इसकी कुछ रेडियस थी, बोला ये गया कि इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया बॉस। अब समझना, अगर मैंने इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया तो क्या आपको ये फील हो रहा है कि बेटा इसका रेडियस भी, लेंथ को डबल कर दिया गया तो इंश्योर किया गया कि सिलिंड्रिकल ही रहे, क्या आपको लगता है कि इसका लेंथ डबल कर दिया गया तो इसके रेडियस में फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? याद करो मेंसुरेशन में तुमने ऐसा सवाल किया है, अ वायर, cylindrical wire is recast into a thin wire of this length, find the percentage change in its surface area, find the percentage change in its volume, find the percentage change in its radius,
ऐसा सवाल किए हैं कि नहीं किए? ये सब फिजिक्स में अप्लाई होता है। अब सुन ध्यान से, फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में तूने ये सब रेजिस्टेंस निकालने के ऊपर किया है, तो जब रेजिस्टेंस निकालने के ऊपर आपने ये सब सवाल किए थे, याद करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था, आपने स्टैंडर्ड अभी रेजिस्टेंस अभी चल रहा है आपका, रो एल बाई ए एक फॉर्मूला आपने रटा था कि नहीं बोलो, where rho is known as the resistivity, L is the length of the conductor and A is the area of cross section of the conductor। यही रटा है कि नहीं बोलो? हाँ सर, बिल्कुल सर, यही रटा है। अब मेरी बात सुनो, ये लेंथ L है। अब जब आपने रेजिस्टेंस को 2L कर दिया, सॉरी लेंथ को 2L कर दिया, तो रो तो चेंज नहीं होगा बिकॉज मटेरियल सेम है। सेम मटेरियल को आप ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉइंग इनटू वायर्स, थिन वायर्स, और ये जो मटेरियल होगा ये क्या होगा, डक्टाइल है, डक्टिलिटी बोलते हैं ना इसे हम लोग। तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है बिकॉज सेम मटेरियल है। लेंथ हो गया डबल, ये आर इनिशियल था मान लो, तो आर फाइनल जो होगा, रेजिस्टिविटी वही है, लेंथ हो गया डबल। अब बात करना है एरिया का। एरिया पहले था पाई आर स्क्वायर, एरिया इनिशियल था पाई आर स्क्वायर। अब सवाल है कि अब एरिया कितना होगा, कैसे निकालें? अगर एरिया निकल गया तो आंसर आ गया, कैसे निकालें एरिया? बताएं बताएं बताएं, कैसे निकालेंगे कि एरिया कितना हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये 2L वाले सिलेंडर का, कैसे करेंगे कोई बताएं? हाँ, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, वेरी गुड, वॉल्यूम विल बी सेम, यस, कोई मटेरियल ऐड नहीं हुआ सर, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वलाइजेशन करके हमें वो फाइनल मैजिकल रेडियस मिलेगा इसका। चलिए करते हैं वॉल्यूम इक्वलाइजेशन। पाई आर स्क्वायर इंटू एल, इज इट वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, दिस विल बी इक्वल टू न्यू वाला में क्या हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 2L। वॉल्यूम इक्वल किया, बहुत बार आपने ऐसे सवाल बनाए हैं, याद करो मेंसुरेशन। A cubical block of this side is melted and it recasted in the form of cones of this radius and this height. Find the number of cones that will be formed. ऐसा क्वेश्चन किया है कि नहीं? मेल्ट किया गया, उससे जो मटेरियल निकला उससे कोन बनाए गए, बताओ कितने कोन्स बनेंगे। ऐसे फालतू फालतू सवाल किए हो कि नहीं? बिल्कुल किए हो, सबको आता है कैसे करना है, यस और नो? बस वही तो करना है यहाँ पे, बस वही तो करना है यहाँ पे। देख फिजिक्स का सवाल है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या फील आ रही है? मुझे यही बताना है तुम्हें कि कोई भी बच्चा जो बेसिक मैथ्स ट्रिक्स पर फिजिक्स समझ रहा है, उसको समझ में आना चाहिए कि बॉस अभी तक का जो काम है सब काम आने वाला है। ऊपर से सर 2 एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाएंगे जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। एक का नाम है वेक्टर, दूसरे का नाम है कैलकुलस। बाकी सब जितना पढ़ा है 9th 10th तक सब आने वाला है। और देखो आ गया, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2L करूंगा, पाई ने पाई को मार दिया, एल यहाँ पे एल हो गया, तो आर की वैल्यू आई r बाई रूट 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यस और नो? तो अब मैं इसको करूंगा पाई इंटू आर बाई रूट 2, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये एरिया हो गया। तो अब फाइनल एरिया और इनिशियल एरिया पूछा है, रेशियो पूछा है, परसेंटेज पूछा है, कैसे करते हो, कैसे निकालते हो? मैं हेल्प करता हूं, सुनो ध्यान से। रेजिस्टेंस इनिशियल कितना है, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। सुनना, अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी चीज सिखाने वाला हूँ, रेशियो का एप्लीकेशन। रेजिस्टेंस फाइनल कितना है, रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आया? अब सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सुनो ध्यान से। ये चीज आपने कम किया है स्टैंडर्ड 10th लेवल पे, बट ये चीज बहुत सिंपल है और ये होता है। रेशियो अगर आपने अच्छे से किया तो आपको समझ में आएगा। आपको करना क्या है, डिवाइड बोथ इक्वेशन साइड बाई, मतलब मैं पता है ये कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस इनिशियल अपॉन रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर अपॉन रो इंटू 2L बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, ऊपर रखना। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? वेरी गुड, ग्रेविटेशन में भी किया है, बिल्कुल सही। सुने ध्यान से, ये कर सकते हैं क्या? सबको रियलाइजेशन है कि ये कर सकते हैं?
बहुत से लोगों को लगा होगा ये पहली बार कर रहे हैं, बट ये कर सकते हैं। दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन। आपने याद है रेशियोज में पढ़ा है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? पढ़ा है कि? हाँ सर पढ़ा है। तो याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? तो आर इनिशियल, अब सुने ध्यान से, आर इनिशियल इज टू आर फाइनल क्या होगा बोलो? रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर उड़ा दो पूरा, इट इज 1/4 आ रहा है, सही है क्या? तो आर इनिशियल अपन आर फाइनल इज 1:4। अब सुनो, अब अगर सपोज कोई मुझे बोल दे परसेंटेज चेंज निकालो, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मुझे चाहिए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाय आर इनिशियल इंटू 100, ये चाहिए मुझे परसेंटेज चेंज के। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो ये करना है। ये करने का एक तरीका है कि यूजुअल मेथड से करो, दूसरा तरीका है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थोड़ा यूज करो। इसको इन्वर्टेंडो, याद है आपने इन्वर्टेंडो कुछ किया था, मतलब आर एफ बाई आर इनिशियल अगर लिखूं तो ये 4:1 होगा। अब आप इसमें क्या करो, डिविडेंडो करो, दोनों साइड को -1 कर दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल, दिस इज इक्वल टू 4 - 1 दैट इज 3/1। इसको इंटू 100 कर दो। ये जो पार्ट है इंटू 100 करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। याद करो परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक था फ्रैक्शनल चेंज और दूसरा था परसेंटेज चेंज। ये जो पार्ट है, डू यू ऑल एग्री दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज? क्या ये फ्रैक्शनल चेंज है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल, क्या इसी को फ्रैक्शनल चेंज बोलते थे? जो पढ़ रहे हो उसे सीख लो, बता रहा हूँ, यू हैव टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होगा? अगर फ्रैक्शनल चेंज को 100 से गुना कर दें तो परसेंटेज चेंज मिलता है। देख 300% से रेजिस्टेंस बढ़ गया। आंसर है 300% से रेजिस्टेंस बढ़ गया। समझ में आया? 300% से रेजिस्टेंस बढ़ गया। 300% से रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस कितना गुना हो गया? 300% से बढ़ा मतलब कितना गुना हो गया रेजिस्टेंस? 4 गुना। सिखाया था 4 गुना होना मतलब 300%, 10 गुना होना मतलब 900%, 15 गुना होना मतलब 1400%। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना गुना उससे -1% इंटू 100%। याद रहेगा? छोटी सी बात, इससे मतलब खटाखट खटाखट समझ में आता है। हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, यू आर नॉट सो मतलब बहुत ज्यादा आप मैथ्स के अंदर घुस नहीं जाते हो कि कैलकुलेशन में फंस गए। छोटी छोटी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। देखो, तो मैं यहाँ पे क्या सिखाना चाहता था कि देखो मेंसुरेशन का यूज है, मेंसुरेशन का यूज है, और देखो आपके सामने इस टाइप से हम इस टाइप का चीज। एक तो पहला आपने जो चैप्टर किया है रेजिस्टेंस, उसमें आपको समझ में आया। ये टाइप की चीजें हम लोग फिर से एक और चैप्टर में यूज करेंगे, इसका नाम है इलास्टिसिटी। आपने सुना होगा इलास्टिसिटी, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। शायद कभी स्टैंडर्ड 7th 8th में या फिर कोई अगर क्विज विज में पार्टिसिपेट करते थे आप, तो आपने ये चीजें पढ़ी होंगी थोड़ी बहुत। तो इलास्टिसिटी चैप्टर में भी हम इस चीज का मेंसुरेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कि कैसे वेरी गुड। ठीक है, और एक चैप्टर है जो आएगा, उसका नाम है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन बोल के एक चैप्टर आएगा, उसमें भी हम इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि याद करो, आपको बोला जाता है ना, आपने ये पढ़ा होगा क्विज विज के लिए, दैट चैप्टर इज नॉट इन योर सिलेबस, सो आई डोंट एक्सपेक्ट यू नो मच अबाउट इट। बट आपने कभी क्विज विज में कोई एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ लिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। जस्ट याद करो कि क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्यों स्फेरिकल होते हैं? रेन ड्रॉप्स क्यों स्फेरिकल होते हैं? व्हाई स्फेरिकल? व्हाई नॉट दे आर इन सम अदर शेप? Why not they are triangular in shape or conical in shape or cylindrical in shape? Why they are always tend to be spherical? तो इसके लिए एक टॉपिक आता है, इसका नाम होता है सरफेस टेंशन। उसमें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, उसमें आपको ये चीजें समझ में आएंगी, तो आपको क्लैरिटी आएंगी उसमें। यस सर, ड्यू टू सरफेस टेंशन, यस वी रिकॉल। व्हाट इज दैट वी डोंट नो, बट वी रिकॉल यस समथिंग लाइक सरफेस टेंशन एग्जिस्ट। मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको सरफेस टेंशन पता हो, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, चिंता ना करें। अच्छा ठीक है, ये चीज समझ में आएगी आपको? हाँ, ऐसा चीजें हो सकती है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में और क्या क्या बन सकता है, जैसे कि जो चैप्टर मैंने आपको बोला ना सरफेस टेंशन का, सुने ध्यान से। व्हाई स्पाइडर्स वॉक ऑन वाटर, वेरी गुड। व्हाई मॉस्किटो वॉक्स ऑन वाटर। और दूसरा ऐसे भी सवाल आते हैं कि जहाँ पे आप अगर देखे होंगे, जहाँ पे भी मॉस्किटो ज्यादा होता है वहां पे
ड्रेन में जहाँ पे भी पानी रुका हुआ है वहां पे वो लोग थोड़ा सा केरोसिन डाल देते हैं। केरोसिन डालने से क्या होता है वो सब चीजें हम समझेंगे। आई एम नॉट गोइंग देयर। मेरा एस्पेक्ट अभी क्या है, मैथ्स का एस्पेक्ट समझाना कि हाँ यहाँ पे ये होता है, ये होता है। अच्छा सुनो तो एक चीज बताओ तुम, सपोज मैं बोलूं n small spheres of radius small r, they combine to form one big sphere of radius capital R. Can you find out this capital R? फिजिक्स में ये एस्पेक्ट काम आता है। कैपिटल आर निकाल सकते हो क्या? बहुत आसान है, खट से निकाल के बताओ। तम पूछा नहीं कि सवाल, ये लो सर बताओ जल्दी। n स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस स्मॉल r, इसको कंबाइन किया गया और एक बड़ा स्फीयर बनाया है रेडियस कैपिटल r का। इस रेडियस कैपिटल R को आप n और स्मॉल r के टर्म्स में निकाल के बताएं क्या आएगा। सोचे सोचे, ये सब फिजिक्स में है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं आपको। Okay, n small spheres of radius small r, n into 4/3 into pi into r cube, बिकॉज इनको कंबाइन करके किया जा रहा है तो वॉल्यूम इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा, विच इज 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का होल क्यूब। 4/3 पाई मर गया, तो इससे कैपिटल आर जो आई ये आई n to the power 1/3 into r. I hope everybody got this. n to the power 1/3 cubic root n into r. Yes, 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 yes. Very good. तो n to the power 1/3 into r, ये आया आपका कैपिटल r का वैल्यू। सबका आया क्या? अच्छा मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? सरफेस एरिया क्या n स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस r, इसका सरफेस एरिया निकालो। और इसका सरफेस एरिया निकालो फाइनल। किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? स्मॉलर वंस। यू आर राइट। सरफेस एरिया इसका आएगा 4 पाई इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू n। टोटल n स्मॉल रेडियस r वाले स्फेरिकल ड्रॉप्स का जो आएगा ये n इंटू 4 पाई आर करोगे। सेम मत बोलो, करके देखो। और बड़े वाले का सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 4 पाई इंटू कैपिटल R का होल स्क्वायर, विच इज 4 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू n टू द पावर 2/3। ये तुम्हें बता देगा तुम्हारा आंसर सही क्या है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2/3 है। टेल मी which do you think is more, n to the power 1 और n to the power 2/3? बस यही आंसर है। कौन बड़ा है, n to the power 1 या n to the power 2/3? थोड़ा इसके ऊपर एनालिसिस करो, ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, बच्चे लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन बड़ा है? n to the power 1, n to the power 1 बड़ा है, यस और नो? n to the power 1 बड़ा है तो दिस इज मोर देन n to the power 2/3। तो आपका जो सरफेस एरिया है, इनिशियली सरफेस एरिया ज्यादा है, फाइनली सरफेस एरिया कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। तो ये चीज आप अभी फिलहाल ध्यान में रखें, इसको हम राइट टाइम पे इसको यूज करेंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि फिजिक्स के डिफरेंट एग्जांपल्स में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चीज मैंने कराई है ना, ये जो चीज मैंने अभी आपको कराई है, ठीक है, हाँ, वॉल्यूम इज सेम, तो वॉल्यूम सेम करके हमने कैपिटल आर निकाला ना बेटा, और फिर सरफेस एरिया निकाल लिया और सरफेस एरिया को कंपेयर कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया इनिशियली ज्यादा था, बाद में कम हो गया। अब ये नेचुरल प्रोसेस है,
कोलेस होना जो है ना, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स एक साथ कोलेस हो जाना, ये नेचुरल प्रोसेस है और ऐसा होता है। क्यों होता है ये आपको फिजिक्स में समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आपने इसका गणित समझ लिया, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, एक ड्रॉप टूट के छोटे ड्रॉप्स बन रहे हैं, तो इनके रेडियस को कंपेयर करो, कितने बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है मेंसुरेशन का एप्लीकेशन। ओके, समझ में आया सर। अब देखो, अब आता है ना कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ, रुको यार, sir, you are going to teach Chinese remainder theorem. I will teach that, that's a mathematical aspect, उतना ज्यादा चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगा वो, अभी फिलहाल आप फोकस करो इसके ऊपर। देखो वॉल्यूम ऑफ है, सुने ध्यान से, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, क्या बोलने वाला था, भूल गया। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, मैं भूल गया क्या बोलने वाला था मैं। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि मेंसुरेशन से आपको, सरफेस एरिया की बात कर ली हमने, थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सुने ध्यान से। देखिए जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो अब तक हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स देखा है ये बेसिकली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, इधर लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। समझेंगे, इसके अंदर मैथ्स और फिजिक्स दोनों घुसा हुआ है, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी इसमें चाहिए। सुने ध्यान से, वॉल्यूम इज अ मेंसुरेशन कॉन्सेप्ट, राइट, हमने स्टैंडर्ड 10th में 9th में वॉल्यूम के बारे में पढ़ा हुआ। अब इसको फिजिक्स के साथ कैसे इसको इंटरमिंगल होता है कंसेप्ट समझिए। देखो अगर मैं आपसे बोलूं किसी सॉलिड का वॉल्यूम, किसी सॉलिड का वॉल्यूम तुम कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं कि सॉलिड का वॉल्यूम निकालो, तो किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो? सोच के बताओ, बताना पड़ेगा। देखो तुम्हें समझ में आएगी, एरिया इंटू हाइट, वेरी गुड। तो जब तुम सॉलिड का वॉल्यूम बोलते हो एरिया इंटू हाइट, Chinmay, you are right. First of all, understand this, that this formula is applicable only for regular solids. Regular solids वो जो जिसका टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया सेम, एग्जैक्टली सेम, उसी में ये लगा सकते हो, सब में नहीं लगा सकते, ठीक, क्योंकि तुम्हारे पास कोन भी है, तुम्हारे पास स्फीयर भी है, उनका वॉल्यूम ऐसे नहीं निकलेगा। इससे किसका वॉल्यूम निकलेगा? सिलेंडर का निकल जाएगा, ट्यूब का निकल जाएगा, क्यूबॉइड का निकल जाएगा, जितना आपने पढ़ा है, और यही जनरली हमें काम आता है, ठीक है। एरिया इंटू हाइट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपको अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दे दे, सपोज आपको एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया और आपको ऐसा एक सॉलिड दे दिया और आपको बोला गया कि इसका वॉल्यूम निकालो, बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, डोंट वरी, कंपटीशन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। तो इसका वॉल्यूम निकालने के बाद आपके लिए मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आप बाय बुक सभी फॉर्मूला रट के गए हो, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसका निकालने के लिए, बिकॉज ये तो सिलेंडर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, क्यूबॉइड भी नहीं है, तो उसके लिए, हाँ दिस इज अ प्रिज्म, वेरी गुड, उसके लिए हमारे पास ये जो तरीका बताया गया है, दिस इज द बेस्ट वे इन विच यू कैन रिमेंबर वॉल्यूम of a solid, area of cross section into height, but this formula is again applicable only when we are having same cross sectional area or same top area and base area, and between that anywhere we cut, suppose मैंने यहां पे एक सेक्शन कट किया, फील करें आप, तो ये सेक्शन अगर मैंने कट किया, तो इस सेक्शन में भी अगर तुम देखोगे तो मुझे इस सेक्शन में भी क्या मिलेगा, ये जो एरिया है वो एरिया एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगा जैसा ये टॉप एरिया है और जैसा ये बॉटम एरिया। कहीं पे भी मैं कट करूं, क्या आपको फील आ रही है? तो मुझे ऐसा ही एरिया मिलने वाला है। तो अगर कोई भी ऐसा शेप का हमारे पास सॉलिड है तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं एज एरिया इनटू हाइट। अब आप लॉजिकली सोचो, इस फॉर्मूले से आपको कितना पावर मिला? बहुत पावर मिला, क्योंकि ये अगर मैं इस तरीके से नहीं सोचता तो इसका तो मैं बोलता ये तो हमें पढ़ाई नहीं गया स्टैंडर्ड 10th। अरे यार, हाँ या ना, ये तो हमें पढ़ा ही नहीं गए, तो स्टैंडर्ड शेप है ही नहीं, इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? हाँ या ना।
तो सॉलिड का वॉल्यूम निकालने का एक बेसिक तरीका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया आर सेम. If top area and bottom area are not same, then we have some special formula for some of the well-defined solids like cone and sphere. अब वो निकालते कैसे हम आपको समय के साथ पता चलेगा, डोंट वरी. उसके लिए इंटीग्रेशन का अप्रोच लगाते हैं, लेकिन वो समय के साथ आपको पता चलेगा, उसके बारे में आप मत सोचिए अभी. उनके फॉर्मूला आपको रटे हुए हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड इसके लिए स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब. ये आपने रट लिया. आते कैसे हैं चुप भूल जाइए. लेकिन मैक्सिमम टाइम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो हमें बहुत बार रेगुलर सॉलिड्स की, जैसे कि इस टाइप में यहाँ पे एक प्रिज्म दे दिया गया है, इस टाइप की चीजें हमारे पास आती हैं और हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसका वॉल्यूम कितना है निकालने के लिए, क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस. तो हमें फिर ये एरिया इनटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. बहुत बढ़िया. एक तो ये हो गया. तो ये जो फॉर्मूला जितने भी हैं, ये सब हम उन्हीं सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं जिनका जो शेप है वेल डिफाइंड है. जैसे कि वी नो क्यूबॉइड, वी नो क्यूब, वी नो फ्रस्टम, वी नो सिलेंडर, वी नो कोन, वी नो स्फीयर. ये सब मतलब ए सॉर्ट ऑफ वेल डिफाइंड सॉलिड्स हैं जिनके बारे में हमको पता है. ठीक है. प्रिज्म, ये सब वेल डिफाइंड सॉलिड्स हैं. मान लो आपको एक पत्थर दे दिया बॉस, सॉलिड पत्थर, इसका वॉल्यूम निकाल बोला, क्या करेगा? क्या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है तेरे पास? क्या आपके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है इस सॉलिड वॉल्यूम को सॉलिड निकालने के लिए? बोले बोले बोले. नो. कैसे निकाले इसका वॉल्यूम? वेरी गुड चिन्मय, वेरी गुड, वेरी गुड. पढ़ाई की हो तो गुड. इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको महान आर्किमिडीज के प्रणाम करना पड़ेगा. याद है यूरेका 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 मोमेंट्स? यू रिमेंबर? यूरेका यूरेका यूरेका, यू रिमेंबर? यस. अब सुने, यहां पे फिजिक्स काम आ जाता है. सुने ध्यान से. क्या कॉन्सेप्ट, क्या सुनिए. कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी जगह पे एक ही स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही स्टेट ऑफ मैटर. इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, हीट चैप्टर में मैं समझाऊंगा जब हीट आएगा. कॉन्सेप्ट क्या है कि एक जगह पे एक ही मैटर हो सकता है. तो कॉन्सेप्ट क्या क्या लगाया गया? अगर ऑब्जेक्ट नॉन पोरस हो तो, नॉन पोरस समझते हो? पोरस, पोरस मटेरियल, नॉन पोरस मटेरियल, यू अंडरस्टैंड इट? तो ये बोला गया कि मान लो मैंने इस टैंक को पूरा ब्रिम तक भर दिया, अप टू द ब्रिम आई हैव फिल्ड इट. ठीक. और इसको मैंने एक बात के, यहाँ पे कोई पानी नहीं था, इस बात के ऊपर रख दिया. अब मैं स्टोन को उठाऊंगा, इसको डुब, यहाँ पे चला गया है. अब कॉन्सेप्ट ये है कि जितना वॉल्यूम स्टोन का है उस जगह पे सिर्फ स्टोन रह सकता है, वाटर नहीं रहेगा. मतलब किसी भी एक वॉल्यूम पे एक ही ऑब्जेक्ट रह सकता है स्पेस में, दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दो स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा समझ लो. तो हीट चैप्टर में इसके अंदर एक अपवाद आता है, मैं आपको समझाऊंगा उस टाइम. तो जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का था उतना वॉल्यूम वाटर हट गया. ये वाटर स्पिल होके यहां पे कलेक्ट होगा. अब इस वाटर को आप एक मेजरिंग फ्लास्क में ले लो. किसमें ले लो? मेजरिंग फ्लास्क में. उड़ेल दो, कितना वॉल्यूम आया मेजर कर लो मेजरिंग फ्लास्क से और बता दो कि ये वॉल्यूम है. समझ में आ रहा है? ये वॉल्यूम है आपके ऑब्जेक्ट का. हाउ टू डू दिस ऑन पेपर मीन्स, हाउ टू डू दिस ऑन पेपर मीन्स, I didn't understood. How to do this on paper means? I didn't understand your question. यार एक सेकंड, क्या तुमको चमका मैंने क्या बोला? ये आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में किया है ना. ये सॉलिड का वॉल्यूम निकालने का तरीका है. ठीक है. मैं इस पे, ये फिजिक्स का पार्ट है, हम इसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में, हाइड्रोस्टैटिक्स में, और अच्छे से समझेंगे. सुने ध्यान से. अब आप देखें ध्यान से. अब आता है सॉलिड का वॉल्यूम आ गया. सॉलिड का वॉल्यूम के बाद आएगा लिक्विड का वॉल्यूम. अच्छा, लिक्विड का वॉल्यूम से पहले मैं थोड़ा सा गैस का वॉल्यूम के बारे में बात करता हूं. गैस का वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैस का वॉल्यूम?
क्या होता है गैस का वॉल्यूम? पढ़ा है आपने, सोचो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कैसे निकालते हो गैस का वॉल्यूम? सोचो गैस का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? सोचो सोचो। इट हैज नो स्पेसिफिक वॉल्यूम। वेरी गुड। गैस का वॉल्यूम इज डिफाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सबसे पहले गैस को रखना है तो बंद कंटेनर चाहिए, तो कोई भी बंद कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू मेंसुरेशन और अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेस करके कितना पानी बाहर आया, ठीक, दैट इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस की वॉल्यूम हमेशा याद रखें, ये होती है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर गैस को रखा जा रहा है। गैस थोड़ा सा लो, बहुत ज्यादा लो, बहुत ज्यादा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम उसका डिफाइन होता है कंप्लीटली बाय द बाउंड्रीज ऑफ द कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वही वॉल्यूम ऑफ द गैस है। एक दिमाग में एकदम सेट करो, समझ में आ रहा है? जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वही वॉल्यूम ऑफ द गैस है, एकदम दिमाग में सेट करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो गैस लॉज में आप पढ़ोगे, जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। गैसेस आर कंप्रेसिबल, तो इसीलिए आप इतनी छोटी सी डिबिया के अंदर 1 kg गैस भी रख सकते हो, 10 kg भी रख सकते हो, 50 kg भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कि जो आप एलपीजी सिलेंडर देखते हो, एलपीजी सिलेंडर में एक स्मेल आता है टू डिटेक्ट वेदर देयर इज अ गैस लीकेज और नॉट। क्या वो कौन सा गैस होता है? ये आपने शायद 9th 10th में पढ़ा हुआ। बताओ बताओ बताओ, वो जो स्मेल आता है वो कौन सा कंपाउंड का स्मेल? क्या ऐड करते हैं वहां पे डिटेक्ट करने के लिए गैस लीकेज है कि? याद नहीं है? छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, गैस की वॉल्यूम डिफाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर। जो वॉल्यूम ऑफ द क्लोज्ड कंटेनर होती है दैट डिफाइंस द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है? लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है? क्या जिस कंटेनर में उस कंटेनर की टोटल वॉल्यूम सुनिए ध्यान से, क्या जिस कंटेनर में उस कंटेनर की टोटल वॉल्यूम, सोच के बोलो, क्या जिस कंटेनर में उस कंटेनर की टोटल वॉल्यूम? नो। वेरी गुड। टोटल वॉल्यूम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट गैस की अच्छी, सॉरी, लिक्विड की अच्छी बात यह है कि वो कंटेनर का शेप ले लेता है एकदम बिना बोले। तो मेंसुरेशन लगा के आंसर निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है? मेंसुरेशन लगा के आंसर निकाला जा सकता है। जैसे कि सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मान लो ये ग्लास टम्बलर है आपके पास, गर्मी का सीजन है, आपने इसको पानी से भर लिया, इतना पानी भरा हुआ है। तो समझने वाली चीज ये है कि आप इसको ना, जो पानी भरा हुआ है, इसको आप एक वाटर सिलेंडर इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं इस पानी को सिंपली बाहर निकाल दूं, एक वाटर सिलेंडर, समझ में आ रहा है? वाटर सिलेंडर, क्या क्लैरिटी है ये? जिसकी रेडियस वही है जो इस टम्बलर की है, और जिसकी हाइट अकॉर्डिंग टू कि कितना हाइट यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। सो आपका वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। टोटल हाइट कैन बी सम डिफरेंट, बट आपकी वॉल्यूम आ जाएगी बिकॉज लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। यस और नो? यस और नो? अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूं, बताओ तो कितना पोर्शन या कितना एरिया ये लिक्विड वेट कर रहा है? तो क्या जवाब दोगे? कितना एरिया ये लिक्विड वेट कर रहा है, WET, क्या जवाब दोगे? कितना एरिया ये लिक्विड वेट कर रहा है, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम एरिया। वेरी गुड। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? चलो बता दो आंसर। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सर 2 पाई आर एच, एच डैश नहीं सर, एच, प्लस बॉटम एरिया इज पाई आर स्क्वायर। क्या इतना एरिया वो वेट कर रहा है एवरीवन? यस। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड?
लिक्विड की वॉल्यूम अपने को समझ में आई। अब सुनना, देखो ये जो लिक्विड आपने था, आपने अभी क्या किया, मान लो इसको आपने इधर से क्लोज कर दिया, कुछ आपके पास मेथड था, आपने क्लोज कर दिया, ऊपर से एक सीलिंग लगा दी, सील कर दिया आपने ऊपर। जैसे पानी की बोतल आती है ना, सील खोलना पड़ता है फिर आप पीते हो, ठीक है, सील प्रूफ पानी की ऐसे बॉटल्स या कंटेनर टाइप, मतलब ग्लास टम्बलर टाइप के ही होते हैं, बट प्लास्टिक के बने हुए, ऊपर से सील रहता है, सील खोलते हो फिर पानी पीते हो। रेलवेज में जनरली प्रोवाइड होता है ऐसा, देखा होगा आपने, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ऐसा ऐसा सिचुएशन था, मान लो मैंने इसको ना ऐसे पलट दिया तो ये ऐसा हो जाएगा भाई। जब ये ऐसा हो जाए तो लिक्विड कुछ इस टाइप से आ जाएगा, पर अब लिक्विड पूरा हाइट एच डैश भरेगा, लेकिन वो कुछ ही रीजन भर पाएगा, हाँ या ना। अगर आपसे पूछा गया कि बताइए कितना रीजन वो भरा, या फिर कितना, मतलब यू बी आस्क्ड कि ये वाला पोर्शन, जो पोर्शन वेट कर रहा है वो पोर्शन कितना है, या फिर कितना एंगल बना रहा है इसके एंड्स, ये सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जितना वॉल्यूम यहाँ पे था पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अभी भी उतना ही वॉल्यूम, पर अभी जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आप निकालोगे कैसे? क्या आप ये समझ पा रहे हो? इसको अगर हम ध्यान से सोचें, जहां पे वाटर है उस शेप का आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है। क्या आप ये फील कर पा रहे हो? बस यही आपको समझना है दोस्तों। अगर फील आ गई ना, खत्म है कहानी। क्या ये वाला शेप ले रहा है हमारा वाटर कंप्लीटली एवरीवन? क्या इसका वॉल्यूम निकालना, आप निकाल सकते हो क्या इसका वॉल्यूम? हाँ, ट्राइंगल सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया आपको हटाना पड़ेगा, सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया आपको हटाना पड़ेगा, तो आपको उस सेगमेंट का एरिया मिलेगा, और उस सेगमेंट का एरिया से एच डैश अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई आर स्क्वायर एच डैश के बराबर है। यस और नो? क्या उसकी मदद से आप सेंटर में कितना एंगल बनेगा, कितना डेप्थ तक जाएगा, ऑल दोस थिंग्स यू कैन आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू गेट द फील ऑफ दिस? ये सब जो चीजें, ये सब चीजें आपको फ्लूइड्स चैप्टर में आएंगी, ये सब बेसिक मेंसुरेशन है। आर यू ऑल गेटिंग द फील ऑफ इट एवरीवन? फील आ रही है क्या? मैथ्स तो करते रहेंगे यार, लेकिन इसको कनेक्ट करना है ना, रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेंसुरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसलिए मैंने आपको बोला था बहुत सारी चीजों में आपको मेंसुरेशन का यूज मिलेगा, बहुत सारी चीजों। तो वो सब चीजें आपको क्लैरिटी तभी होंगी जब आपका बेसिक मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत यूज होगा। तो लिक्विड की वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, विच इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट। कोऑर्डिनेट के बारे में बात करने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स जिनके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, उनके बारे में समझेंगे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा काम है। थोड़ा ग्राफिंग टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे कल, सो वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो बेसिक चल रहा है। आप में से कुछ लोग लॉगरिथम जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते, तो लॉगरिथम भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो लॉगरिथम का बेसिक्स जितना फिजिक्स करने के लिए चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो फिर, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय, एंजॉय।